प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का एक बार फिर जो है स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो है बताया कि सेट्स के बारे में, मतलब कक्षा 11 के गणित का पहला अध्याय सेट थ्योरी, सेट्स समुच्चय के बारे में हमने लेक्चर शुरू किया है। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया जो है कि समुच्चय का कॉन्सेप्ट कैसे आया, और इसके बारे में सबसे पहले अच्छे ढंग से परिभाषित कौन किए, ठीक, जॉर्ज कैंटर साहब के बारे में। फिर जो है समुच्चय को आप लोग पहले से जान रहे हैं, पिछले कक्षाओं में 6, 7, 8 में भी समुच्चय के बारे में परिभाषा नहीं जानते हुए भी जाने अनजाने में उसके बारे में जान रहे हैं। जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे इस तरह के समुच्चय आते हैं जिससे आप लोग जो है परिचित होते रहते हैं। फिर समुच्चय की परिभाषा क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसके बारे में आपने पढ़ा, परिभाषा समझी। फिर सुपरिभाषित क्या है, वेल डिफाइंड क्या है, और नॉट डिफाइंड कौन सी वस्तुएं हैं, सुपरिभाषित कौन सी वस्तुएं हैं, संग्रह है कौन सा नहीं है, उसके बारे में आप लोग किस तरह से विभेद कर पाएंगे, उसके बारे में जाना। हमारे कहने का मतलब कि जो है कि अगर पर्सन से पर्सन में के विचारों में अगर भिन्नता नहीं आ रही है, मतलब कोई आप लोग संग्रह बना रहे हैं, उसमें जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विचार में अगर अलग अलग भेद नहीं हो रहे हैं, एक मत हैं, तो वो सुपरिभाषित होगा। अगर विभेद हो गया, अलग अलग मत हो गए, तो फिर वहाँ पे सुपरिभाषित नहीं होगा। और अगर सुपरिभाषित हो गया तो फिर वो समुच्चय होगा, सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। इसके बारे में फिर समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, इस आप लोगों ने पढ़ा कि समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं। समुच्चय के नाम को, समुच्चय को लिखते हैं अगर, तो हम उसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक। फिर समुच्चय के अवयवों को, जिसको हम अवयव बोलें या फिर एलिमेंट्स बोलें, तत्व बोलें या वस्तुएं बोलें, सदस्य बोलें, उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको हम निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ठीक। इसके बारे में जाना। फिर क्या जाना? फिर कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के समुच्चय के बारे में, जैसे n क्या होता है, किन संख्याओं का समुच्चय है, z किन संख्याओं का समुच्चय है, इसके बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद q क्या है, q प्लस क्या है, z प्लस क्या है, r जो है किन संख्याओं का समुच्चय है, इसके बारे में जाना, ठीक। धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में हम जाना, जैसे प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद समुच्चय को निरूपित करने की विधियों के बारे में बताया कि निरूपित करने की 2 विधियां हैं। एक तो है रोस्टर विधि, ठीक, जिसको हम बोलते हैं सारणीबद्ध रूप, ठीक। फिर दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण की, समुच्चय निर्माण विधि लिखने की, समुच्चय निर्माण विधि। तो कल हमने जो है पहली विधि जो है रोस्टर विधि के बारे में जानकारी ली, और आज पढ़ते हैं समुच्चय निर्माण विधि से हम समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक, ये तो है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप।
दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। देखिए, मान लीजिए ये दो समुच्चय लिखे गए हैं। मान लीजिए एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय ये बी है। ये AEIOU लिखा गया है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, जिसको हम रोस्टर रूप में लिखे हैं। ठीक, और ये क्या है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, या फिर इसको बोल दें कि ये समुच्चय भी जो है 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, अब देखिए, हाँ एक बात और, रोस्टर रूप में अगर समुच्चय को लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि रोस्टर विधि में समुच्चय को निरूपित करते समय समुच्चय के अवयवों के, मतलब समुच्चय के जो तत्व हैं, क्रम सदस्य हैं, उनके क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे यहाँ पे समुच्चय लिखा गया है AEIOU, अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, कोई बच्चा अगर इसको लिखता है AIOEU, अगर इस तरह से लिख देता है, कोई दूसरा बच्चा है जो इसको अगर लिख दे रहा है UOIAE, अगर इस तरह से लिख दे रहा है, तो ये दोनों सेम समुच्चय कहलाए हैं। यहाँ पे इन समुच्चय के अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है, इसको किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय हम समुच्चय के अवयवों को रिपीट नहीं करते। पहला तो इसके क्रम का कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है। ठीक, दूसरा समुच्चय के अवयवों को जो है रिपीट नहीं करते, मतलब दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अगर स्कूल शब्द दिया गया है, स्कूल शब्द के अगर अवयवों को हमें रोस्टर रूप में लिखना होगा तो हम इस यहाँ पे SCHOOL लिखा है, तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके केवल S लिखेंगे, C लिखेंगे, H लिखेंगे। वो 2 बार है तो उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल 1 बार लिख देंगे और लिख के मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो ये जो है समुच्चय का रोस्टर रूप में निरूपण हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर इसको हम 2 बार लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ये CHOOL, यहाँ पे 2 O है तो उसको हम सिर्फ 1 बार लिखते हैं। इस तरह से जो है रिपीट नहीं किया जाता है। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद ये तो था रोस्टर रूप का निरूपण, उसमें कुछ पॉइंट्स थे। ठीक, इसके बाद मान लीजिए कोई समुच्चय लिखा गया है, मान लीजिए यही लिखा गया है, एक समुच्चय लिखा गया है, ये एक समुच्चय लिखा गया है, यही मान लीजिए है, ये कोई समुच्चय A है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या करते हैं कि समुच्चय के जो अवयव हैं, ये मतलब मछली कोष्ठक में जो लिखे गए हैं समुच्चय के तत्व जो हैं, अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक हम एक कॉमन अवयव मान लेते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेंगे, a मान लेंगे, b मान लेंगे, कुछ भी एक कॉमन हम मान लेते हैं। ठीक, एक कॉमन अवयव मान लेंगे। उसके बाद जो है इसको जब हम समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना है तो क्या करते हैं, लिख देंगे कि x लिखेंगे और फिर ये कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद फिर x जो हमने समुच्चय के अवयवों को माना है, एक कॉमन अवयव मान लिया है, जो कि यहाँ पे जितने भी अवयव हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब सबको रिप्रेजेंट कर रहा है तो सब में जो एक निश्चित गुण है, जो एक परिभाषा है, निश्चित नियम है, वही इसके उभयनिष्ठ गुण को यहाँ पे लिख देते हैं। यक्ष, फिर कॉलन लगाएंगे, उसके बाद यक्ष लिखेंगे, फिर उभयनिष्ठ गुण जो है उसका उसी को लिख दिया जाता है। यक्ष क्या है, यक्ष के बारे में, यक्ष यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो इसके अवयव हैं उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है यक्ष। मतलब ये अवयव क्या हैं, 1 2 3 4 ये हैं प्राकृत संख्याएं, और 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं।
जब 5 से छोटी प्राकृत संख्या है तो हम यहाँ पे यक्स के बारे में लिख देंगे कि यक्स जो है 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। यक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, इस तरह से लिख के इसको भी जो है मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप हो गया। मान लीजिए कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। ठीक, ये तो रोस्टर रूप हो गया। अब कहा गया इसी को जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, इसके जो अवयव हैं इन सब का एक कॉमन अवयव मान लेते हैं, x मान लिए, तो हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, मतलब समुच्चय a क्या है, x, फिर कॉलन लगाएंगे और इसका जो गुण है वही लिख देंगे, x क्या है, या तो लिखेंगे कि ये 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, 5 से छोटी है 4 तक, 5 से छोटी प्राकृत संख्या है ये लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे कि 4 अथवा 4 से छोटी प्राकृत संख्या है, इसको लिखेंगे यक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और कामा लगा दें, और x इज लेस देन और इक्वल टू 4, फिर मझले कोष्ठकों को बंद कर देंगे। मतलब x जो है, पढ़ते ये तो लिखते हैं x सच दैट x, पढ़ते कैसे हैं, x जो है, x क्या है, सभी अवयव जो है ना, सभी अवयवों का ही तो x जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि सभी यक्ष का समुच्चय, इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, सभी यक्ष का समुच्चय कैसे पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़िए साथ साथ, सभी यक्ष का समुच्चय जहाँ यक्ष एक प्राकृत संख्या है और यक्ष 4 या 4 से छोटी है, 4 या 4 से छोटी है, इस तरह से लिख देंगे और मझले कोष्ठक बंद कर देंगे। तो ये इसका जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिख देंगे। ठीक, जैसे अच्छा, समुच्चय निर्माण रूप यहाँ पे दिया है कि यहाँ ध्यान देना चाहिए कि समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक यक्ष का प्रयोग करते हैं। यक्ष के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर x y z कुछ भी, जिसके उपरांत कोलन मतलब ये चिन्ह और कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुण धर्म जो उसका गुण है उसको लिख देते हैं और संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। वही चीज़ दिया है। तो फिर मान लीजिए अगर कोई समुच्चय दिया है, अच्छा वही जो समुच्चय दिया था जिसको हम लिखे थे कि यक्ष सच दैट, मतलब सभी यक्ष का समुच्चय, कि यक्ष एक प्राकृत संख्या है और यक्ष जो है 4 से छोटा है या बराबर है। इसको अगर हम कुछ और अच्छे ढंग से अगर लिखें और अच्छे तरीके से अगर हम इसको लिखें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यक्ष सच दैट यक्ष, मतलब सभी यक्ष का समुच्चय इस प्रकार कि यक्ष बिलोंग्स टू n, क्योंकि प्राकृत संख्या है तो इस तरह। हमने अभी बताया, आज पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है तो उसको हम इस तरह से लिखते थे, ये जो है मान लीजिए किसी समुच्चय का है तो ऐसे लिख देते थे। ये वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे कि सभी यक्ष का समुच्चय जहाँ यक्ष बिलोंग्स टू n, मतलब यक्ष जो है प्राकृत संख्या n का सदस्य है, n है। ठीक, और कामा लगा के लिख दिए कि यक्ष इज लेस देन और इक्वल टू 4, इस तरह से इस समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया गया। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण है v, जो क्या बोलते हैं,
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है ए, ई, आई, ओ, यू। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर विधि से समुच्चय तो इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे भी, इसको सभी को जो एक कॉमन अवयव मान लेते हैं वी, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे वी सच दैट, मतलब सभी वी का समुच्चय, सभी वी मतलब ये जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इन सभी वी का समुच्चय इस प्रकार कि वी जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर नहीं लिखा जा रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक। और इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। ये इसका जो है समुच्चय निर्माण रूप में हो जाएगा, ठीक। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं कि हाँ, ये तो हो गया। अब कोई समुच्चय अगर सारणीबद्ध रूप में दिया है या कोई समुच्चय रोस्टर रूप में दिया है तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? या फिर कोई समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इंटरचेंज कैसे करेंगे? तो इंटरचेंज करना बहुत कठिन नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है कि एक अगर रोस्टर रूप में कोई समुच्चय लिखा है तो उसके पैटर्न को आप समझ लीजिए, फिर उसको लिखना सारणीबद्ध रूप में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए कोई सेट दिया है ए, जिसका अवयव है -1 -2 -3, ये है, ये रोस्टर रूप में। इसको आप सारणीबद्ध रूप में लिखिए, वो सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू, इन सब का एक कॉमन अवयव मान लीजिए यक्स, या कुछ भी मान लीजिए ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए हम मान लिए यक्स। तो क्या करेंगे? यक्स सच दैट, यक्स मतलब सभी यक्स का समुच्चय, इसको पढ़ते हैं सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार कि यक्स क्या है? यक्स बिलोंग्स टू जेड माइनस, जेड माइनस क्या है? निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋण पूर्णांक संख्याएं। यक्स, जहाँ पे यक्स क्या है? ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं, और ऋण पूर्णांक संख्याएं -1 से शुरू होती हैं, -1 -2 -3। तो क्या है यहाँ पे? यक्स क्या है? इज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है किससे? -3 और -3 तो है, -4 से बड़ा है, ठीक। इसको मझले कोष्ठक में लिख दीजिए। मतलब सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स बिलोंग्स टू जेड निगेटिव, मतलब ऋण पूर्णांक, ठीक, और यक्स जो है -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है मतलब -1 -2 -3 तक होगा, -4 होगा नहीं क्योंकि -4 से बढ़ा दे रहा है, ठीक। ये हुआ। इसके अलावा आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 1, समीकरण दिया है। अब कह रहा है कि इसका जो हल होगा उसको आप रोस्टर रूप में लिखिए, इस समुच्चय के हल को रोस्टर रूप में लिखिए। आइए लिखते हैं।
ये समुच्चय जो दिया है कैसा ये जो समीकरण दिया है कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण सॉल्व करना आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x का जो गुणांक है 1, इसको और ये जो अचर पद है इसको कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो आता है उसके ऐसे दो फैक्टर करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड करते हैं, कुछ को जोड़ें अथवा घटाएं। तो जो x है, x का एक मिनट कहाँ है, एक मिनट इसको बड़ा कर दें। इसको हमें लिखना है, क्या हो रहा है, इसके हल को जो है हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसके लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है x का जो गुणांक है 1 है, 1 और जो अचर पद है इसको गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो आएगा तो इसका दो गुणनखंड ऐसे करेंगे, कुछ को जोड़ें या घटाएं तो जो x है, x का गुणांक आ जाए। तो यहाँ पे होगा 2 होगा, 2 के फैक्टर ऐसे कौन कौन से होंगे, एक फैक्टर 2 होगा और एक होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे जो कहते हैं जोड़ें या घटाएं तो x का गुणांक आ जाए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो इसको घटाने पर आना चाहिए इस तरह से, अगर धन चिन्ह होता तो जोड़ने पर आना चाहिए, ये जो करते हैं। ठीक, तो ये इसको अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब देखिए अगर दो संख्याओं का, यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, बाकी सब मिटा रहे हैं। x प्लस 2 एक कोष्टक में आया, एक कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0 आया है ना, इतना ध्यान रखिएगा। एक कोष्टक में x प्लस 2 आया था और एक कोष्टक में x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर दो संख्याएं a और b हैं, अगर इनका गुणनखंड अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर ये और ये दोनों 0 होंगे। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको अगर 0 करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर माइनस 2, और अगर इसको 0 करते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है मूल आया 1 माइनस 2 और 1 1 है, तो इसका रोस्टर रूप हो जाएगा, यही लिख दीजिए 1 और -2। इसके हल का रोस्टर रूप में निरूपण हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक समुच्चय दिया गया है, ये x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज <40। इसका मतलब कि सभी x का समुच्चय, ये जो
समुच्चय दिया गया है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। इसको जो है समुच्चय के रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि सभी यक्स का समुच्चय, यक्स सच दैट यक्स मतलब सभी यक्स का समुच्चय, जहाँ पे यक्स एक धन पूर्णांक है और क्या है, यक्स धन पूर्णांक है और यक्स का वर्ग जो है, यक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। ये हमको इसको समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखना है। तो अब देखिए धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से 8 भी होगा नीचे। ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। कह रहा है एक धन पूर्णांक है तो हमने धन पूर्णांक ले लिया। अब कह रहा है कि ये जो धन पूर्णांक है इसका वर्ग 40 से छोटा होना चाहिए, तो 1 का वर्ग कर लीजिए, 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 40 9। अब जो 49 आया है, 49 आया है, ये 40 से छोटा है कि बड़ा है? हम देख रहे हैं कि 7 का वर्ग 40 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, इससे आगे हम नहीं लेंगे। इसका मतलब जो समुच्चय है तो समुच्चय के अवयव सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होगा। चूँकि 7 का वर्ग 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसको हम आगे नहीं लेंगे, इसलिए समुच्चय के अवयव हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गए। इसको हम मछली कोष्ठक बंद कर दिए। यही जो है इसका इस समुच्चय का रोस्टर रूप में निरूपण हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो है ये समुच्चय दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये जो समुच्चय दिया गया है a बराबर 1, 4, 9, 16, 25, इस तरह से, इस डॉट का मतलब ये अनंत तक बहुत सारी होंगी, अपरिमित होंगी। तो ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय का रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, रोस्टर निरूपण है। ठीक, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इसको बदलना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर इस तरह से कोई समुच्चय दे दिया जाए जो रोस्टर रूप में लिखा है, और उसको अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो समुच्चय लिखा गया है रोस्टर फॉर्म, इसमें कौन सा नियम लिखा गया है। क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में हम जब लिखेंगे तो इन सब का कॉमन अवयव ले लेंगे, कॉमन सदस्य, कॉमन एलिमेंट से यक्स मान लेते हैं, और यक्स के बाद जो कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद हम इसका जो उभयनिष्ठ गुण होता है, नियम होता है, वही लिख दिया जाता है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हमें सबसे पहले यही पता करना होगा कि ये समुच्चय जो लिखा गया है इसमें कौन सा रूल लगा करके इसको लिखा गया, कौन सा नियम लगाया गया है। समुच्चय के अवयवों को लिखते समय कौन सा एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ गुण है, इन अवयवों में उभयनिष्ठ गुण कौन सा है। अगर उसको आप पता कर लिए तो फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना बेहद आसान हो जाएगा। सिर्फ इतने कठिन है कि इसको आप पता करिए। तो इसको पता करिए, 10 मिनट और 10 सेकंड इसके बारे में सोचिए कि इसमें कौन सा नियम लगाया गया है। इसको देखिए 10 सेकंड तक। ये जो 1, 4, 9, 16, 25 लिखा गया है, इस तरह से और ढेर सारे, तो इसमें कौन सा नियम लगाया गया है। इन अवयवों में, समुच्चय के एलिमेंट्स में कौन सा उभयनिष्ठ गुण छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, सबसे पहले तो ये संख्याएं क्या हैं, वर्ग के फॉर्म में लिखी गई हैं, वर्ग है, किसी न किसी का वर्ग है। तो बस हमारा काम आसान। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ठीक, 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है। मतलब ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो जब ये सब वर्ग संख्या लिखी गई हैं और 1 से लेकर लिखी, 1, 2, 3, 4, 5 लिखी गई हैं और आगे
इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या है या धन पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो संख्याएं लिखी गई हैं प्राकृत संख्याओं के वर्ग लिखे गए हैं। तो प्राकृत संख्याओं के वर्ग का जो समुच्चय लिखा गया है इसको हमें निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू, इन सारे अवयवों को एक उभयनिष्ठ एक कॉमन अवयव मान लेंगे यक्स सच दैट, मतलब सभी यक्स का, ये सभी जो दिए गए अवयव इसको जो है यक्स माने हैं, तो सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार कि यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब वर्ग, मतलब यक्स जितने भी हैं ये सब वर्ग हैं। सभी यक्स का समुच्चय जहाँ पे सभी यक्स जो हैं, मतलब ये सभी अवयव जो हैं वो क्या हैं, n स्क्वायर है, मतलब वर्ग हैं। और यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। और आगे कुछ लिखेंगे कॉमा लगा के? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट है ही नहीं। इसके बाद सिर्फ इतने लिख देने से हम जो है इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेंगे। अगर यहाँ तक केवल 25 तक होता यहाँ, या फिर यहाँ पे 100 कर दिया जाता, लास्ट में 100 होता और कहते हैं यहाँ पे अगर 100 होता और कहा जाता कि यहाँ तक बताइए, इस समुच्चय के अवयवों का लास्ट अवयव अगर 100 होता तो इतना तो होता, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, और कामा करके n इज लेस देन आर इक्वल टू 10 लिख देते, बंद कर देते। अगर यहाँ पे 100 होता तो माने 10 10 100 हो जाता, फिर माने 10 तक के या फिर 10 या 10 से छोटी जितने भी प्राकृत संख्या हैं उन सब के वर्ग लिखे गए हैं, तब होता। लेकिन यहाँ तक ये नहीं लिखा गया है। इसके अलावा डॉट डॉट करके अपरिमित लिखी गई है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा। इसका मतलब ये अब नहीं होगा ये, क्योंकि सिर्फ इतना लिखा गया है यहाँ तक। तो फिर जो है यहीं पे मंझला कोष्ठक यहीं पे मंझला कोष्ठक लगा देंगे और ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख जाएगा। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आपके किताब में एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 इस तरह से दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करिए। उसके अलावा आप प्रश्नावली से क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो हम अगले क्लास में फिर उसको समझाएंगे। तो हमने देखा है आज क्या किया कि समुच्चय का निरूपण देखा, रोस्टर रूप में कैसे निरूपित करते हैं, उसमें क्या कौन से 2 नियम है। एक तो रोस्टर रूप में निरूपित करते समय समुच्चय के जो सदस्य हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके क्रम का कोई वैल्यू नहीं है, आगे पीछे लिख देते हैं फिर भी वही सेम समुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट कि समुच्चय के अवयवों को लिखते समय रोस्टर रूप में क्या करते हैं कि अवयवों का रिपीट नहीं करते। ठीक, एक अवयव को 2 बार 3 बार नहीं लिखते ये। फिर समुच्चय निरूपण का जो है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे निरूपित करते हैं इसको देखा। फिर इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण इसको देखा। ठीक है, तब तक के लिए आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद जो है अगले क्लास में अगले लेक्चर